हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों को पता है कि होली जो है हम लोगों का एक प्रेम का त्यौहार है, जिसमें एकता बनी रहती है, सभी एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। नहीं, लेकिन समय में परिवर्तन आया और आज जो है होली का महत्व धीरे धीरे कमने लगा और अब लोग दूसरे से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने होली को उत्साह के साथ मनाएंगे, लेकिन रंगों से होली ना खेले, अबीर से बड़ों के पैर पर रखे और इज्जत के साथ रहे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज सीडीपी के तहत, जो सीटेट में पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है चाइल्ड एज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, बालक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। जैसा कि आपको पता हो या ना हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बालक जो होते हैं जीन पियाजे के अनुसार वह एक सक्रिय अन्वेषक होते हैं और खोजकर्ता होते हैं। नहीं, बालक जब जन्म लेता उसी समय से जिज्ञासु होते हैं और बालक खोजकर्ता होते हैं और वो वैज्ञानिक अन्वेषक का अर्थ क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आपको जब मम्मी कहते हैं कि होली में ऐसा करना चाहिए, यानी जो उसका कह सकते हैं कि शंबत जो जलता है वह किसी ऐसे पुरुष के द्वारा जलना चाहिए जिसके पिता क्या होना चाहिए जब बच्चे नहीं होते। लेकिन ये एक मान्यता है, ये क्या है आपकी मान्यता है। लेकिन वैज्ञानिक अन्वेषक जो होते हैं वह इस विचार को नहीं मानते, वो उसके लिए क्या मानते हैं, एक पूरी तरीके से तर्क मांगते हैं, चिंतन मानते हैं और वो किसी भी चीज के हर पहलू की बात करते हैं। नहीं तो हर पहलू की वो बात करते हैं, एक एक चीज की वो बातें करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि वैज्ञानिक अन्वेषक का मतलब है कि बच्चे जब किसी भी चीज के हर तरह के प्रूफ की बात करते हैं, जैसे अगर आग लगती है तो आग क्यों लगती है, तो वो बताते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, या बहुत सारा तर्क है। अगर उस रूप में बच्चा जब सोचता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक अन्वेषक कहते हैं। दूसरी बात समझिएगा कि बच्चे को आप देखते होंगे कि जब वह छोटा होता है तो टॉय यानी खिलौना को क्या कर देता है, वह खिलौना को क्या कर देता है, वह तोड़ देता है, खोल देता है पूरी तरीके से और फिर से उसको क्या करता है, बनाने का प्रयास करता है। तो यह क्यों करता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे में जन्मजात रूप से क्या होती है, किसी भी चीज को अन्वेषण करने की एक शक्ति होती है, क्षमता होती है, तो इससे पता चलता है। दूसरी बात, बच्चे जो होते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड का अप्लाई करते हैं। नहीं, ह्यूरिस्टिक बोले तो खोजबीन की बात करता है, यानी बच्चा किसी भी चीज के बारे में सबसे पहले क्या करता है, खोजबीन करता है, पता लगाता है, नहीं, और तब उस पर कोई काम करता है। यानी हम कह सकते हैं अब यहाँ पे अन्वेषक, ये तो वैज्ञानिक की बात हो गई। अब अन्वेषक की अगर हम बात करें तो अन्वेषक क्या होता है, किसे आप इन्वेस्टिगेटर कहते हैं? तो इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है नए चीजों के बारे में जानकारी लेना या नई नई चीजों का खोज करना, यानी नई नई चीजों के बारे में पता लगाना या खोज करना, या जिसे आप कहते हैं डिस्कवरी करना, ये ना होता है। तो अन्वेषक का मतलब ये होता है खोज, डिस्कवरी या नई नई चीजों को निकालना। लेकिन वैज्ञानिक का मतलब क्या है? वैज्ञानिक का मतलब है किसी भी चीज के एक एक पक्ष के बारे में सही रूप से जानकारी, कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। और बालक तो आप जानते हैं कि बालक क्या है, हम लोग सीडीपी के तहत जो बालक पढ़ते हैं वह जन्म से लेकर और कितने वर्ष तक के, तो 15 वर्ष तक, 14 से 15 वर्ष तक के बच्चों का हम लोग उसमें स्टडी करते हैं। यही ना आप लोग करते हैं। अब एक बात समझिएगा, अगर आपको दे दिया जाए कि बच्चे में जो खोजबीन की प्रक्रिया होती है वो कैसे कैसे होती है, तो बच्चा किसी भी चीज के बारे में जब समस्या आती है तो वह कैसे वैज्ञानिक तरीके से खोजबीन करता है। तो उसके लिए बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बच्चा निरीक्षण करता है कोई चीज का। नहीं, निरीक्षण बोले तो ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है ना। ऑब्जर्वेशन मतलब सबसे पहले क्या करता है, बच्चा उस चीज के देखता है और देखकर उसको सीखने का प्रयास करता है। नहीं, जब ये हो जाता है तब बच्चा क्या करता है, तो अब बच्चा तुलना करना शुरू करता है। तुलना समझते, कंपेयर करना, ये छोटा है तो ये बड़ा है, तो ये उजला है तो ये
काला है, इस रंग से वो करना शुरू करता है। और उसके बाद बच्चे जो होते हैं फिर क्या करते हैं, जब निरीक्षण भी कर लिया, देख भी लिया उस चीज़ को, नहीं, और उसके बाद उसको तुलना भी कर लिया, तब बच्चा क्या करता है, इसका प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है कि वास्तव में जो मैंने देखा है, जो मैंने तुलना किया वो सही में है या नहीं। तो अब बच्चा क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, ये ना करेगा। तो बच्चा अब जो है एक्सपेरिमेंट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, जब प्रयोग भी कर लेगा तो बच्चा उस चीज़ को कौन चीज़ कर देगा, प्रदर्शन कर लेगा, नहीं, यानी कह सकते हैं प्रदर्शन कर लेगा। और लास्ट में जब वह प्रदर्शन भी कर देगा, प्रदर्शन माने क्या, दिखा देगा करके, तो अब लास्ट में क्या हो जाएगा, सामान्यीकरण हो जाएगा। अब क्या सामान्यीकरण क्या होता है, तो सामान्यीकरण का मतलब होता है बच्चे में जो तर्क करने की क्षमता होती है ना, चिंतन करता है, सोचता है, समझता है उस चीज के बारे में, नहीं, और सबको एक साथ जो लाता है वही हमारा क्या कहलाता है, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का अर्थ होता है उस चीज की समझ आ गई उसको, नहीं, जो चीज के बारे में वह प्रदर्शन किया, प्रयोग किया, तुलना किया, निरीक्षण किया, सबके उसके सामने क्या आ गया, एक चिंतन आ गया, तार्किकता आ गई, तो वह सामान्यीकरण कर देता है, सबको एक साथ लेकर छोड़ देता है, ये ना करता आपका। तो ये हमारा कौन सी विधि चल रही है अभी, ये हम लोग बालक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में कैसे होते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं। अच्छा बताइए एक चीज और देखिए, आप जब अन्वेषक की बात करते हैं, अन्वेषक नहीं, तो आप क्या करते हैं, दो चीज होता है, एक होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास, अंधविश्वास क्या है, जैसे आप जो है किसी भी चीज पर बिना उसके तथ्य को जाने, उसकी सच्चाई को जाने, उस पर विश्वास कर लेते हैं, नहीं। लेकिन साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वह क्या करते हैं, वह जो होते हैं उसके फैक्ट को जानते हैं, यूनिवर्सल को जानते हैं, यूनिवर्सल में सार्वभौमिकता को, यह सही या नहीं है, नहीं, और उसके बाद ये क्या करता है, उसको प्रेजेंट करता है, नहीं, लास्ट में। तो साइंटिफिक जो होते हैं इन्वेस्टिगेटर, वह किसी भी चीज़ पर ऐसे ही नहीं विश्वास करते, वह सब पहलू को पहले जानता है, देखता है, समझता है, अब उसके कारण का पता लगाता है और उसके बाद यही स्वरूप में कार्य करना शुरू करते हैं। यानी एक लाइन में कहा जाए तो कह सकते हैं कि इसमें प्रूफ की डिमांड होती है, नहीं, इसमें सबूत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कह दिया और वही लोग मान लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो अभी आपने जाना कि बच्चे जन्म से ही एक सक्रिय खोजकर्ता होते हैं और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में कार्य करते हैं। चूंकि बच्चा जिज्ञासु होता है और किसी भी चीज के बारे में सारा चीज पता लगाना चाहता है खुद करके, नहीं, खिलौने को तोड़ देता है, खिलौने को बनाना चाहता है, खिलौने का एक एक चीज को हटा देता है, नहीं, और ये फैक्ट पर आधारित होते हैं, किसी तथ्य पर आधारित होते हैं, आंकड़ा पर आधारित होते हैं, ये ऐसे ही कोई चीज को मान नहीं लेता है। अब देखते हैं हम लोग कि समस्या समाधान के कारक के बारे में थोड़ा सा बात कीजिए, नहीं, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान के कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला एक बात करूं, होता क्या है, सबसे पहले हम लोग यह कोशिश करें कि आखिर समस्या होती क्या है, नहीं, आपके पास जो समस्या है वह है क्या, पहले वह पता होगा तब ना। जैसे हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, आपको पता नहीं कि समस्या वृत्त का है कि आयत का है, तो क्या बना पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग समस्या की पहचान, परिभाषा जानेंगे कि आखिर बाधा है क्या, रुकावट है, कौन सी रुकावट है, नहीं। उसके बाद जब समस्या की परिभाषा पता हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, समस्या पर काम करेंगे, नहीं, जो समस्या है उस पर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, और वो भी हो जाएगा तब हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, निष्कर्ष पर आएंगे। जब समस्या पर काम करेंगे तो हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, निष्कर्ष आ जाएगा, और निष्कर्ष आ जाएगा तो क्या करिएगा, तो निष्कर्ष को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, निष्कर्ष को क्या करिएगा, कैरिंग कीजिएगा, आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाना, और जब आप आगे भी बढ़ा दीजिएगा समस्या के लिए तो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगी, अधिगम हो जाएगी, नहीं, और इस तरीके से आप समस्या को क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, नहीं। तो ध्यान रखें, यानी आगे बढ़ाना मतलब समझ रहे हैं, आगे बढ़ना, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं
कैरिंग आउट द कंक्लूजन। बालक एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, देखिए सिंपल सा समझिएगा कि कार्य और करण के संबंध को स्थापित करने वाला ही वैज्ञानिक है। कार्य और करण, जो आपने कार्य किया और उसका जो कारण का संबंध है, आप काम करेगा तो कोई ना कोई तो उसका कारण होगा। मान लीजिए कि सूर्य रोशनी देती है तो कार्य है रोशनी देना, लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण है कि 4 हाइड्रोजन मिलकर और एक हीलियम गैस का निर्माण करते, इससे विपुल राशि हम लोग को प्राप्त होती है, यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से प्राप्त होती है। तो ये जो हमने कारण बताया कार्य का, यही क्या होता है, वैज्ञानिक है नहीं। अच्छा मान लीजिए अगर परंपरा से चल रहा है कि काली जी को हम लोग बलि देते हैं, तो क्या इसका कोई कारण है? कुछ कारण है, झूठ मूठ का कारण है कि हाँ देवता खुश होते हैं, ऐसा करने से ऐसा होता है क्या, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक सही सा है? बिल्कुल नहीं। तो ये तो अंधविश्वास है। नहीं, हम लोग कहते हैं कि चलो कि घर के भगवान है, कि घर के भगवान को हम पूछते हैं, नहीं तो इसके पीछे लॉजिक आपका है कुछ, वैज्ञानिकता पर तो आधारित नहीं है। हाँ चलो ये ठीक है, एक शांति के लिए कि हाँ चलो घर के लोगों को इज्जत करना चाहिए, चाहे घर के देवता को इज्जत करना चाहिए, क्योंकि कहने का अर्थ है कि घर वाला अगर ठीक रहेगा तो बाहर वाले से हम लड़ लेंगे। नहीं, अब बाहर वाला कितना भी अच्छा रहेगा हमारा व्यवहार, लेकिन घर वाले के साथ खराब है तो क्या लड़ पाइएगा? अपने के नज़र में गिर जाएगा तो कहीं का नहीं रहेंगे। नहीं, तो बाहर वाला कुछ भी करे उससे मतलब है, हमारे घर से मतलब है। तो वैज्ञानिक अन्वेषक का यही खोज है, वो कहता है कि नहीं हमें बाहर और घर से मतलब नहीं है, हमें अगर आप कोई भी चीज़ बताते हैं कि 2 और 3 5 होता है तो हमको प्रूफ करके बताइए, आप एक सबूत दीजिए हमको। जैसे मनुष्य का जन्म होता है, तो जन्म होता है तो क्या ऐसे ही भगवान जन्म दे देते हैं कि उसके पीछे एक रिएक्शन है? नहीं, अंडाणु शुक्राणु बहुत सारा चीज है जिसके फलस्वरूप बच्चे का जन्म होता है। ऐसा थोड़ी कि भगवान ही जन्म देते हैं बच्चे को, या भगवान की मर्जी से बच्चा जन्म लेता है, कुछ भी नहीं, सब तो केमिकल रिएक्शन है। नहीं, तो ये सब एक कारण है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हर चीज को बताते हैं, यानी तथ्य मौजूद होना चाहिए। अब हर चीज का दुनिया में कहा जाता है कि तथ्य नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण है उसका। नहीं, तो कार्य और कारण के संबंध को स्थापित करने वाला वैज्ञानिक कहलाता है। नहीं, और जब बालक अपने ज्ञान, तर्क, चिंतन और अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलू को जानने लगता है, आपके पास समस्या है लेकिन आपने क्या किया, अपने ज्ञान से, सबको ज्ञान है, तर्क से, चिंतन से और अनुभव से आपने प्रत्येक पहलू को जान लिया तथा खुद ही समस्या के समाधान का खोज करने लगते हैं, तब बच्चे में कौन सा गुण आ जाता है, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। फिर से सुन लीजिए कि जब बालक अपने ज्ञान, अपने तर्क, अपने चिंतन और अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलू को जानने लगता है, नहीं कि आखिर सूर्य से रोशनी आती है तो क्यों आती है, तो अपना ज्ञान अप्लाई किया, अपना तर्क दिया, चिंतन किया, अनुभव के आधार पर बताया कि अच्छा नहीं उसमें ऐसा है तो ऐसे होती है, और उन्होंने प्रयोग भी किया, नया सूरज का भी निर्माण हो गया ना, हो गया। अभी तो नए नए सूरज भी बना लेते हैं लोग, लेकिन अभी रखा हुआ है सब, जब भविष्य में इसकी ऊर्जा कमेगी तो लोग उसको उपयोग करेंगे। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन और हीलियम को चेंज तो यही आपका सूरज है, यही ना आपका है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो हमारा वैज्ञानिक के गुण बच्चों के गुण से मिलते हैं, स्पष्ट बात है कि जो वैज्ञानिक का गुण होता है, चिंतन का, समझ का, तर्क का, अनुभव का, वही गुण किसके पास होते हैं, हमारे बच्चे से। अब कौन कौन से गुण होते हैं इसको जानते हैं। तो बच्चा सृजनशील होता है, नहीं बच्चा भी सृजनशीलता का गुण दिखाता है, मतलब बच्चा हमेशा नया नया चीज कुछ करना चाहता है। जैसे कभी कागज का नाव बना देता है, तो कभी रेत का घर बना देगा, तो कभी मिट्टी का घर बना देता है, कभी एरोप्लेन बना लेता है। तो ये सारा क्या है उसकी सृजनशीलता। हम लोग भी जब बच्चे थे तो हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग बच्चे थे तो बचपन में हम लोग नाव बनाते थे, पानी पर चलाते थे। नहीं, अगर ना नदी है तो हम लोग अपने कटोरों के क्या नदी मान लेते थे, उसी में चलाना शुरू कर देते थे, नहीं और खुश भी होते थे। हाँ,
और दूसरी बात, वैज्ञानिक जिज्ञासु होते हैं और बच्चे भी क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं क्योंकि बच्चे की भी बार बार प्रश्न करते हैं या कोई भी चीज जानने की क्या रखता है, इच्छा रखता है। बच्चा क्या होता है, कहीं भी आप बच्चे को ले जाइएगा, छोटा सा बच्चा को, तो हमेशा पूछेगा ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे होता है, वो क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों है, पापा आप इतने बड़े कैसे हो गए, हम क्यों नहीं होते हैं, नहीं। तो ये सारा क्वेश्चन जानने चाहता है, जिज्ञासु होता है। और तीसरा जो कारण होता है सबसे अच्छा, मौलिकता। मौलिकता समझते हैं, बच्चा जो शुरुआत करता है, नहीं, यानी जब हम किसी भी चीज को नकल नहीं करते तो वही क्या कहलाती है, हमारी मौलिकता कहलाती है। यानी बिना नकल से किया गया कार्य क्या कहलाती है, मौलिकता कहलाती है। और तीसरा है, चौथा पॉइंट है खतरा मोल लेने की प्रवृत्ति। हर बच्चे में क्या होती है, तो खतरा मोल लेने की जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो क्या वो खतरा मोल नहीं लेता, हो सकता है गिर जाए, उसका गोड़ टूट जाए या उसका देह फट जाए या बहुत सारा चीज हो सकता है। तो खतरा मोल लेने को वो बच्चा क्या करेगा, समस्या अगर आई है तो वो समस्या को हल करने का प्रयास करेगा खुद, मौलिकता के आधार पर। नहीं, हम लोग भी जब बचपन से तो क्या करते थे, खिलौना को पेचकस से पूरा उसको उकेर देते थे, नहीं, कभी कभी टूट भी जाता था, तो हम लोग क्या लेते थे, मौलिकता है। मतलब क्या, मौलिकता मतलब बिना नकल से किया गया कार्य। खतरा मोल लेने की बात कौन हो गया, जब हम लोग तोड़ देते थे, लेकिन फिर भी हम लोग करते थे कि नहीं। प्रवाह, बिना किसी रुकावट के सोचना जब तक समस्या का समाधान न हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रवाह। नहीं, तो आइए हम लोग थोड़ी से इसको और डिटेल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब बालक कहता है कि जब बालक अपने ज्ञान, तर्क, चिंतन और अनुभव तो आप जानते हैं, नहीं, अनुभव का मतलब जब कोई कार्य करते हैं तो उससे आपको एक्सपीरियंस आती है। अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलू को, नहीं, प्रत्येक पहलू को जानने लगता है तथा खुद ही समस्या के समाधान का खोज करने लगता है, तब बच्चे में क्या आ जाती है, तब बच्चे में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण आ जाते हैं। वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण आने लगते हैं। नहीं, वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण का मतलब समझे ना, जब बच्चा अपना ज्ञान, तर्क, चिंतन और अनुभव के आधार पर किसी भी समस्या को क्या करता है, अपने तरीके से हल करने लगता है, वो किसी का सहायता नहीं मांगता है अभी, नहीं। और एक बात, चूंकि वैज्ञानिक के जो गुण होते हैं ना, जो चीज वैज्ञानिक अपनाते हैं, वैज्ञानिक के गुण बच्चों के गुण से क्या होते हैं, बच्चों के गुण से मिलते हैं। नहीं, वैज्ञानिक के गुण किससे मिलते हैं, बच्चों के गुण से मिलते हैं। जिस प्रकार वैज्ञानिक काम करते हैं उसी तरीके हमारे कौन करता है, बच्चा। जैसे
बच्चे क्या करते हैं सबसे पहले? तो बच्चे जो होते हैं सृजनशीलता होते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, बच्चा हमेशा कुछ न कुछ नया करने का क्या करता है? कोशिश करता है, जानने का प्रयास करता है, वह अपने रूप में उसको बनाने का काम करता है। जैसे कागज का नाव बना देगा, कभी रेत का महल बना देगा, तो कभी क्या करेगा? अपनी दुनिया बसा लेता है ना, कभी कभी तो अपनी दुनिया भी बसा लेता है। दूसरा, ये जिज्ञासु होते, बच्चा जो होते काफी जिज्ञासु होते, हर चीज को जानने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। नहीं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बार बार किसी भी प्रश्न को पूछते हैं ना, किसी भी चीज के बारे में, उस चीज को जानने के लिए। नहीं, और तीसरा जो होती है मौलिकता। मौलिकता कहते हैं ना, मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी क्या होता है? जो है शुद्ध ना, यानी बिना किसी रुकावट के सोचना, बिना किसी रुकावट के सोचना जब तक समस्या का समाधान न हो जाए। समझे बउआ? लेकिन ये जो है बिना रुकावट के सोचना, ये मौलिकता नहीं है, ये क्या है? प्रवाह है। ये होती है मौलिकता का मतलब होता है बिना नकल के, बिना नकल से कोई कार्य करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मौलिकता कहते हैं। याद रखिएगा। चौथा जो होता है जिसको बोलते हैं खतरा मोल लेना। खतरा मोल लेना मतलब क्या होता है? खतरा मोल लेना, बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करता है? उसके खतरा मोल लेता है। खतरा मोल लेना मतलब समझ रहे बात को? मतलब वो जानता है कि इसमें बहुत खतरा है, हो सकता है कि हम गिर भी सकते हैं, मेरा सामान खराब भी हो सकता है, लेकिन फिर भी करता है। वो पेचकस से लेकर अपने खिलौनों को तोड़ना शुरू कर दिया, खोलना शुरू करता है, कभी कभी सफल हो जाता है, कभी कभी उसमें टूट जाता है। यानी खतरा मोल लेने की प्रवृत्ति होती है, खतरा मोल लेने की प्रवृत्ति होती है। और लास्ट है प्रवाह। प्रवाह का मतलब बिना किसी रुकावट के सोचकर जब तक समस्या का समाधान न हो जाए, नहीं, तो इसको प्रवाह कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अब हम जानते हैं कि बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बनाने के लिए कौन कौन से गुण का विकास किया जा सकता है। अच्छा, कोई भी बच्चा को तुम वैज्ञानिक अन्वेषक बनाना चाहते हो तो कोई तो उसके लिए तो उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। अब किन किन रूपों में उसको प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो वैज्ञानिक की तरह वो खोज में लग जाए, तो उसके हम बातों को जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बनाने के लिए निम्न गुणों का विकास किया जा सकता है। यानी अगर चाहते हैं कि बच्चे को में एक वैज्ञानिक खोज का गुण आ जाए तो उसके लिए आपको कुछ बातें बच्चे में लाना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों के सामने छोटी छोटी क्या करना चाहिए? छोटी छोटी समस्या लानी चाहिए। नहीं, अगर बच्चों के सामने आप छोटी छोटी समस्या रखते हैं तो बच्चा क्या करेगा? उस पर ऑब्जर्व करेगा, नहीं, निरीक्षण कर लेगा, पहले देखेगा, उसके बाद उसको बारे में पता लगाएगा, पता लगा के निष्कर्ष की ओर बढ़ेगा, निष्कर्ष के बाद फिर क्या करेगा? सामान्यीकरण की ओर बढ़ जाएगा, यही ना करेगा। तो उसके बाद दूसरा बात है कि बच्चे के सामने कभी भी परिणाम या निष्कर्षों को पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वयं प्रयोग, तुलना एवं निरीक्षण द्वारा परिणाम तक पहुंचने की कोशिश न करे। तो
बच्चे के सामने कभी भी हम डायरेक्ट उसका समस्या का हल न बताएं, बल्कि क्या करें, उसको समस्या दे और स्वयं खोजने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे। यही ना, प्रवृत्ति को बढ़ावा दे, यानी डायरेक्ट बच्चे के सामने आप उसका हल न पेश करें। अगला बात, बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ये बात समझ में आया? मतलब बच्चे को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु, जो आपके पास समस्या है उसके समाधान के निर्माण हेतु प्रेरित करना चाहिए। उसके बाद चौथा, बच्चे के द्वारा बताए गए संभावित परिणामों का परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण करना चाहिए। तो इस बात को आप लोग दिमाग में क्या करें, रख ले, और इसी प्रकार से आप समस्या समाधान करता बनाएंगे बच्चे को। एक समस्या समाधान के रूप में बालक की वैज्ञानिक प्रवृत्ति क्या होती है, इसके बारे में समझिए। जब एक बालक समस्या समाधान के रूप में, समाधान मतलब समझते हैं, समाधान नहीं तो के रूप में बालक की वैज्ञानिक प्रवृत्ति, बालक की वैज्ञानिक प्रवृत्ति, गौर कीजिए। सबसे पहले बालक समस्या समाधान के रूप में उसकी जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है तो उसमें क्या करता है, तो सबसे पहले बच्चा समस्या की पहचान करता है कि आखिर समस्या है तो क्या है। दूसरा क्या करता है, बच्चा समस्या का कारण जानना चाहता है, और कारण भी जान जाता है तो समस्या समाधान के विभिन्न विकल्प को खोजता है। नहीं, समस्या समाधान के विभिन्न, देखो सबसे पहले समस्या समाधान कर्ता के रूप में, देखिए समस्या समाधान, देखो सबसे पहले समस्या की पहचान किया कि समस्या क्या है, तब कारण जाना, और तब कारण जाने के बाद विभिन्न विकल्प देखा कि कौन कौन से तरीका उसमें क्या होगा, लगेगा। जब उसको विभिन्न विकल्प का भी पता चल जाएगा तो क्या करेगा, बहुत सारे विकल्प आएंगे। मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर नदी में गिरा है तो उसको बचाने का तो बहुत उपाय होगा। अब उस सब विकल्पों में का क्या करेगा, सभी विकल्पों का विश्लेषण करेगा कि कौन सा सबसे बढ़िया होगा, नहीं छोटे छोटे भागों में तोड़ेगा, और जब ये भी कर लेगा तब क्या कर लेगा, सही विकल्प का चयन कर लेगा, नहीं कि कौन सा तरीका इसमें लगेगा, और जब चयन कर लेगा तब क्या हो जाएगा, समाधान का कौन चीज हो जाएगा, प्रत्युत्तर मिल जाएगा, यानी जो समस्या था वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले समस्या की पहचान होगा,
उसके बाद उसके कारण को जानेगा, तब समस्या समाधान के विभिन्न विकल्प को खोजेगा, तब विकल्पों का विश्लेषण करेगा, तब सही विकल्प का पहचान करेगा और तब समाधान का प्रत्युत्तर उसे प्राप्त हो जाएगा। यानी एक समाधानकर्ता के रूप में आप इन रूपों में आगे बढ़ेंगे, तब जाके आपकी समस्याएं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, अब जो बालक में एक वैज्ञानिक अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण है, उसके लाभ क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले, बालक में अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण के लाभ। सबसे पहला इसका लाभ है खोज तथा शोध के प्रति जिज्ञासा की उत्पत्ति। दूसरा, वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के कार्य की गहनता को समझना। और तीसरा इसका लाभ है अंतर्दृष्टि का विकास। अंतर्दृष्टि मतलब क्या होता है? अंतर्दृष्टि का मतलब उसके अंदर ही अपने आप क्या आते, उस समस्या के प्रति सूझ आती है कि कैसे उसको हल करें। नहीं, तो ये तभी आ सकता है जब आप समस्या के प्रति क्या रहेंगे, जागरूक रहेंगे, सचेत रहेंगे। और इससे एक और फायदा होता है कि उच्च अध्ययन के प्रति रुचि आ जाती है। उच्च अध्ययन के प्रति रुचि का विकास हो जाता है, आपके अंदर उत्साह आ जाता है एवं जिज्ञासा का विकास हो जाता है। तो ये सारे इससे बहुत फायदा होते हैं। जिज्ञासा का भी विकास हो जाता है। और पांचवा सबसे जो फायदेमंद होता है वह होता है स्वाध्याय की आदत हो जाती है। खुद से उसमें स्वाध्याय करने की आदत आ जाती है। और इससे एक और ज़्यादा फायदा ये है कि अधिगम जो होता है अधिक स्पष्ट एवं अस्थायी हो जाता है। ऐसा करने से अधिगम जो आपका होता है स्पष्ट तो होता ही है और प्लस अस्थायी हो जाता है, मतलब सदा के लिए बना रहता है लगभग। और आप जब दूसरी समस्या जब आती है तो उसको इसी तरीके से आप आसानी से हल कर लेते हैं। नहीं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमको आप सूचित करिएगा। और आप सभी को कल जो हैप्पी होली की शुभकामनाएं देता हूं। और अच्छे से रहिएगा, बढ़िया से होली मनाइए और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। और आपको पता है कि कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, इसलिए सोशल मीडिया और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। लिंक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।